तो जान बच सकती थी। खानिया धना के आहार बानपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। छात्र की ओर बढ़ता हूं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे वो पहले युवा साथी जो अपने सवाल के साथ तैयार हैं, कृपया कर शुरुआत करें। मैं समझा कोई दूसरा प्रश्न करोगे। आप ये बताओ, आपने आजादी के पहले हमारे बहुत सारे नाम देखना, आजादी के बाद भी पढ़ने के साथ हमारा करियर बनाना ये हम सबका सपना हो सकता है, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों का अगर आप इतिहास देखोगे, वो हमसे कई गुना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन राष्ट्र कार्य के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं। यह शताब्दी वर्ष चल रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार ने कब कर ली मेडिकल की पढ़ाई, कब बंगाल गए, कलकत्ता के अंदर उनकी पढ़ाई हुई, और उस पढ़ाई के बाद उनने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। उनने अपनी डॉक्टरी नहीं की। तो ये ऐसी उज्जवल परंपरा संघ की है। ऐसे एक प्रचारक मेरे संपर्क में आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम डॉक्टर बनोगे तो अच्छी बात है, पर डॉक्टर बनने के बजाय, चूंकि मैं आते ही साइंस कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी बन गया था फर्स्ट ईयर में, और उसी समय पीएमटी दी सिलेक्शन हो गया, उधर चले गए। तो फिर ने कहा ये तुम उधर जाओगे तो चले जाओ, लेकिन अगर तुम बीएससी करो तो बाकी काम भी कर सकोगे। मुझे इस बात का संतोष है। उस दिन तो हो सकता है मुझे समझ आई हो, नहीं आई हो, जो भी कोई है, लेकिन मुझे लगता है आज आप सब संतुष्ट हो सकते होंगे, क्योंकि कोई तकलीफ नहीं है। धन्यवाद। हेलो, मैं अगले सवाल के लिए जो हमारे छात्र हैं जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा प्रणाम। मैं अमन राय, मानसरोवर डेंटल कॉलेज फाइनल ईयर का छात्र हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कल 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उनकी युवाओं से क्या अपेक्षा है और नव वर्ष के लिए उन्होंने क्या नवकार अपनाना है। युवाओं के लिए भगवान राम के काल से लगा करके आज तक, आपको मालूम है राम राज्य कहाँ से आया? भगवान राम के जीवन में विश्वामित्र जब उनके घर आए और महाराज दशरथ और वशिष्ठ से बोला कि ये जंगल के अंदर जानवर के भी तरह राक्षसों का उत्पात है और ये कई सारे ऋषि मुनि अपने दैनंदिन के कार्यकलाप नहीं कर पाते। ऐसे में वो युवा अवस्था में थे भगवान राम एक तरह से, और ऐसे में राम लक्ष्मण के माध्यम से न केवल वहाँ सभी निशाचर मारे गए, बल्कि भगवान राम का दुनिया ने एक अलग रूप देखा जो आगे जाकर के माता जानकी को अपनाने का हुआ है। और भगवान कृष्ण का भी ऐसा ही है। भगवान कृष्ण ने कंस को घर में से मार करके अपने उस दौर के कंस के राज का अंत किया। हमारे देश के अंदर भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये लंबी परंपरा है जिन्हें देश को आजादी दिलाई। तो आज के इस अवसर पर जो दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत में वो क्षमता योग्यता है जो दुनिया के नंबर 1 देश बने। इसलिए युवा वर्ष घोषित करने के लिए हमारा सबका प्रण है। ये युवा प्रदेश है, देश युवा है। ऐसे में हमारे युवाओं के लिए उनके मन में वो नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, उनकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर। हमारे लिए आज युवाओं का अगर मैं मन में बात रखूंगा तो आपके सामने भी बात ध्यान में आएगी। अब्दुल कलाम जी के शब्दों में, जो सपने दिन में देखता और पूरे करने का दम रखता है
वो अपने जीवन का लक्ष्य तय करता है और वो युवा होता है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। आज इस अवसर पर जब दुनिया का सबसे युवा देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ताकत के साथ चल रहा है, तो युवाओं के लिए हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। और ये बात भी सही है कि आज का समय युवाओं की तरफ हम देखते हैं तो पूरे वर्ष सरकार के तो 52 से लेके 55 मंत्रालय, लेकिन सब वर्गों में से कल्याण की अगर बात करेंगे तो कल्याण करने के लिए हम सब मिलकर के सारे विभागों में भविष्य में भी अपने घर के अंदर भावी पीढ़ी माता पिता के सपनों को सार्थक करती है। मुझे पूरा भरोसा युवा हमारा पूरा देश, युवा प्रदेश देश को भी आगे ले जाएगा और मध्य प्रदेश को भी आगे ले जाएगा। इसलिए पूरा वर्ष हमने युवाओं के नाम पे डिक्लेयर किया। जी हाँ, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा प्रणाम है। साथ ही साथ मंचासीन बैठे सभी अतिथि को भी मेरा प्रणाम है। महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि हमने प्रायः देखा है कि आप इतनी बिजी लाइफस्टाइल में भी, इतनी बिजी शेड्यूल होते हुए भी आप अपनी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमें भी कुछ ऐसा मार्गदर्शन दें ताकि हम भी अपने लाइफस्टाइल में इनको सम्मिलित कर पाए। देखिए, हमारे पास समय की पाबंदी अगर हम करें, रोज दिनक्रम बनाए, तो हम अपने सब चीजों को बहुत सहजता से कर सकते हैं। जैसे आपके पास में सिलेबस होता पूरे साल की पढ़ाई का, आप अपने प्रत्येक दिन अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको परीक्षा में तनाव नहीं आएगा। ऐसे अपने दिन का दिनक्रम बनाते समय हमारा सोना खाना पीना अगर जरूरी है, उतना ही व्यायाम करना भी जरूरी है, उतना ही पढ़ना भी जरूरी है। तो हमारे जीवन के समय की नियमितता में मुझे इस बात का संतोष है कि मैं बाकी कामों के साथ नियमित रूप से योग और व्यायाम को जरूर समय देता हूं। मुझे इस बात का संतोष है। उसके कारण से परमात्मा की दया से अभी तक कोई डायबिटीज नहीं, अभी तक कोई भी दूसरे हार्ट की या कोई बीमारी नहीं, आंखों पे चश्मा भी नहीं लगा। परमात्मा की कृपा है। यह हमारे सबके लिए अपने इस शरीर की साधना करने के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। धन्यवाद। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सर, मैं तन्वी वियोगी BMS सेकेंड प्रोफेशनल ईयर की छात्रा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर हैं, इतने बिजी लाइफ में आप सब कैसे मैनेज करते हैं? बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम पढ़े लिखे होना अलग बात है, लेकिन लिखने पढ़ने के साथ हमको अपने काम के प्रति एकाग्रता की जरूरत भी। केवल मैं आपको 2-3 जानकारी बताना चाहूंगा। मैं फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बना, तब मैं BSc फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था। उस समय मैं केवल फर्स्ट ईयर पढ़ भी रहा था, चुनाव भी लड़ रहा और समान रूप से मेरा अपना एक स्वतंत्र दुकान का व्यवसाय भी कर रहा था। तो अगर हम समय का नियोजन करेंगे तो काम करते करते पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने के साथ समय का नियोजन अगर अपन कर लेते हैं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता। BSc LB वैसे ही मैंने कर ली। जब मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था तो मैंने MA पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की। बाद में जब टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था तब मैंने MBA किया, बाद में PhD की। तो अपने पास में पढ़ने का मतलब समय का नियोजन। आप जो भी काम कर रहे हो उसको केवल अपनी जिंदगी के इस पार्ट तक पढ़ना और इससे नौकरी पाली और खत्म कर दी, इसकी जरूरत नहीं। जीवन भर पढ़ना चाहिए। मैं स्वाध्याय आज भी करता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप जरूर पढ़िए, किताबें साथ रखिए और आगे बढ़िए। जीवन भर आपका ये विद्याधन जीवन में आपको कभी नष्ट नहीं होता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरगण एवं अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर जयेश बारी मानसरोवर डेंटल कॉलेज में कार्यरत हूँ। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल है कि मुख्यमंत्री जी, आप मध्य प्रदेश के औद्योगिक गतिविधियों को निरंतर बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन बड़े उद्योगों से मध्य प्रदेश के युवाओं को कितना लाभ होगा? देखिए, ये मैं दो तरह से बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ राज्य के अंदर उद्योग धंधों की हमारी वैसे तो 3 कैटेगरी है। वैसे तो बहुत सारी चीजों से रोजगार मिलता है, लेकिन अपने राज्य के अंदर की जो संभावना है हम उस पे सब पे काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको अगर उद्योग की बात करूंगा तो उद्योग हेवी इंडस्ट्री
हेवी इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर हमारा माइनिंग से लेकर बहुत सारे प्रकार की संभावना है, फूड प्रोसेसिंग से लेकर सभी क्षेत्रों में। लेकिन ये एमएसएमई अर्थात लघु मध्यम इकाई अगर आप लगाने जाते हो या कुटीर उद्योग लघु उद्योग तरफ चलोगे तो हमने रोजगार परक उद्योग के लिए अगर जैसे आप अंदाज लगा लो कि आप रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में आप लगाना चाहते हो तो हमारा प्रयास है बिजली, पानी, भूमि, रजिस्ट्रेशन का शुल्क, लगाने वाली लागत के ब्याज की छूट वो तो हम देंगे ही, वो सब इंडस्ट्री में देते हैं। लेकिन लेबर आधारित अगर रोजगार देने वाली इंडस्ट्री अगर आप लगाते हो तो प्रति लेबर 5,000 रुपये महीना 10 साल तक भी हम देने को तैयार है, ताकि रोजगार परक कामों को बढ़ावा देना ये हमारा सबका काम। उद्योगपति का उद्योग चले वो अलग बात है, लेकिन वहां वो रोजगार देकर बाकी लोगों की जिंदगी अच्छी कर दे, इस पे हम काम कर रहे हैं। और उसमें भी खासकर बहनों को काम मिले। आपको ध्यान होगा लाडली बहनों को हम 1,500 देते हैं, लेकिन लाडली बहना अगर इंडस्ट्री में रेडीमेड गारमेंट्स में या इस प्रकार से काम करती तो उनको 5,000 रुपये महीना हम इंडस्ट्री में देने को तैयार है, क्योंकि बाकी डिफरेंस अमाउंट उद्योगपति दे देगा। तो एक लाडली बहना को 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 तक कमाने का उनको मौका मिल जाता है। बल्कि अभी तो हमने और संशोधन कर दिया। आपकी जानकारी के लिए लेबर एक्ट में संशोधन करा माननीय मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने इतने सारे प्रकार से बदलाव कराए। उस बदलाव को हमारी सरकार ने अंगीकार कर लिया। लेबर एक्ट ये कहता है कि एक व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा, कोई बात नहीं, तो 8 या 24 3 पाली करेंगे तो 24 घंटे काम कर सकते कोई इंडस्ट्री। लेकिन अगर किसी ने कहा मैं 8 की जगह 12 घंटे काम करता हूँ, 10 घंटे काम करता हूँ, तो अगर वो 12 घंटे काम करके 4 दिन में 848 अगर वो पूरा कर लेता है तो 3 दिन उसको घर के लिए मिल जाते पूरे। कोई गांव वाला हो तो गांव चले जाएगा, कुछ काम करके आ जाएगा। तो हमारी सरकार ने ये भी कंसीडर कर लिया है कि अगर वो एक्स्ट्रा टाइम भी काम कर रहा है इंडस्ट्री में तो लेबर एक्ट से उसको ये भी मदद मिल जाए कि वो अपने दोनों तरह के काम कर पाए। हमारी एक कानून जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, जनता की मदद के लिए होना चाहिए, उसकी क्षमता योग्यता का सदुपयोग करने के लिए होना चाहिए। इसलिए हमने ये भी गुंजाइश दी है। तो उम्मीद करेंगे उद्योग के माध्यम से जो रोजगार मिल रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब से हमारी सरकार बनी पूरे देश में सबसे तेज गति से उद्योग लगने वाला कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की प्रसन्नता, और भोपाल तो और भाग्यशाली है। हमने अपनी जीआईएस दूसरी बार यहाँ कर रहे हैं, और सदगड़ी अपना नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपके यहीं से दिखाई देता है। ये भोपाल अपना निवेशकों की दृष्टि से भी अब हमारा बहुत आकर्षक डेस्टिनेशन हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा आपके माध्यम से। और आखिरी बात, उद्योग रोजगार पाने वालों का नहीं, रोजगार देने वालों को बनाने का मार्ग है। और हमने प्रण लिया कि हमारे राज्य के युवाओं को उद्योगपति बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे ताकि वो कई लोगों को रोजगार दे सके। धन्यवाद सर। जोरदार तालियां बनती हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिन्होंने जन जन के साथ जुड़ करके जन कल्याण के साथ प्रदेश के उत्थान की बात करी है। अब मैं सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा, अब उस शख्सियत, उस व्यक्तित्व से बात करने की बात है जिनके जीवन को देखकर ना केवल हमें आश्चर्य बल्कि वास्तव में एक अचंभे के साथ साथ प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने अपना समस्त जीवन पर्यावरण से लेकर के नर्मदा, मां नर्मदा के संरक्षण के लिए पूरा समर्पित कर दिया है। मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा अपने सवाल युवा संवाद के माध्यम से परम पूजनीय अवधूत श्री दादा गुरु भगवान जी से अपने सवाल पेश करेंगे। आइए गुरु जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं युवाओं के साथ, आइए। आइए हम कुछ प्रश्न से पहले युवाओं को है ना, गुरु एक दृष्टि देता है, और आज ऐसे ही युवा संवाद में एक दृष्टि, एक विचार देने के लिए मैं उस माँ के द्वार से यहाँ पर पूछा। हर युग सदी में गुरु ने यदि कुछ दिया है तो वो एक दृष्टि दी है, एक नजर दी है। हर युग सदी में यदि गुरु ने कुछ दिया है तो एक विचार दिया है। और युग सदी साक्षी है कि जब जब गुरु और गोविंद के मुख से कोई विचार निकला, वो विचार केवल जीवन का आधार नहीं, वो जगत का आधार बन गया। एक विचार जीवन का आधार, एक विचार जगत का आधार, एक दृष्टि में समाई वो सृष्टि भी है। ऐसे ही और इसके साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।